हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर दिए हैं। अब हम जो 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन बचे हैं आज हम वो करेंगे। अभी तक हमने आपको पहले बताया गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र, इन तीनों विधियों के बारे में आपने पढ़ लिया होगा और ध्यान से एक्सरसाइज कर ली होगी। अब इन्हीं के बेस के ऊपर आपकी मर्जी कोई भी विधि आप लगा सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन। यदि मेरे चैनल पर आप नए हो तो गणित जगत चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, एक्सरसाइज 4.3 का 7 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का, आपको नहीं पता, अंतर दे रखा है। किसका दे रखा है? वर्गों का अंतर। हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है। अभी देखेंगे क्या करेंगे हम। वर्गों का अंतर कितना दे रखा है आपको? 180 दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। और छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या क्या है? 8 गुना है। तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है? वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। हमें ना छोटी संख्या का पता है ना बड़ी संख्या का पता है। या हम मान लेंगे, माना बड़ी संख्या x मान ली और छोटी संख्या हमने क्या मान ली? y मान ली। आप कोई भी मान सकते हो, ध्यान रखना है, y मान ली। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार का मतलब उसने क्या कहा? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। छोटी संख्या क्या है? y, उसका वर्ग 8 गुना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अच्छा, फिर से प्रश्नानुसार उसमें क्या आएगा? दो वर्गों का अंतर 180 है। अब ध्यान रखना है, यहाँ वर्गों का अंतर यानी कि x का वर्ग y का वर्ग किसके बराबर आएगा? 180 के आएगा। ये समीकरण क्या हो गया? तो समझ गए? पहले में मैंने लिखा बड़े, या ये पहले भी लिख सकते थे, बाद में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। अब देखो हम क्या करेंगे। अब क्या करो, इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? इस वाई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? यहाँ पर पुट कर दो। तो क्या करेंगे? वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो बेटा। 2 में रखेंगे, देखो क्या आएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 8x इज इक्वल टू 180। सोल्व करेंगे, ये द्विघात समीकरण बन गया 180। ठीक है, अब इसको मैं गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ। गुणनखंड विधि से हम क्या करते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी कि आपको क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करने के बाद 180x स्क्वायर, इनके आपने दो टुकड़े बनाने हैं, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, और जोड़ने पर आपको कितना चाहिए? -8x आएगा। ठीक है, ये वैसे तो आपने मैं टुकड़े बनाने हैं, लेकिन यदि मैं सीधा करना चाहूँ तो मल्टीप्लाई करके ये चाहिए, तो ये क्या ले लो। अब मल्टीप्लाई करके माइनस चाहिए। जब भी माइनस चाहिए तो एक नेगेटिव होता है और एक क्या होता है? पॉजिटिव। और जो नेगेटिव वाला वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि -8 आ रहा है, तो ये आज ले आ जाएगा -18x और ये क्या आ जाएगा? 10x। आप वैसे भी कर सकते हो, आपको बताया था, ऐसे फैक्टर बना लिया करो। 90 2 45, 15 पे चला गया, फिर 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 3 6 3 18 ले लिया और 5 दूनी मैंने 10 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? वहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 18x बताया था। पहला और तीसरा पद ऐसे कैसे लिखेंगे? प्लस के 10x, दूसरे की जगह ये लिख रहे हैं हम -180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा यहाँ से? x, यहाँ आएगा x माइनस 18 प्लस इन दोनों में से कॉमन आ गया 10x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? x माइनस 18, ये देखो x माइनस 18 कॉमन आ गया। क्या बच गया?
x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -18, ठीक है, ये 0 के इक्वल आ गया, और यहाँ से x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 वो आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 18, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -10, ठीक है। तो x की वैल्यू देखो, अब आपने डिसाइड करना है x की वैल्यू -10, यहाँ x की वैल्यू -10 आ नहीं सकती, क्योंकि y स्केयर यदि x की वैल्यू 10 -10 रखेंगे तो y स्केयर क्या आएगा -80 आएगा, और किसी का वर्ग नेगेटिव होता ही नहीं, ठीक है। तो यह क्या लिख देना, यह असंभव है, यह असंभव है क्योंकि, ठीक है, यह लिख देना, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा y स्केयर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y स्केयर क्या हो जाएगा नेगेटिव, y स्केयर की वैल्यू क्या, क्योंकि y स्केयर -80 हो जाएगा, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, ये भी असंभव है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 18 लेनी है आपने। अब 18 यहाँ लिखेंगे, तो देयरफॉर 1 से क्या होगा आपका y स्केयर क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई x, x की वैल्यू क्या है 18, ठीक है। तो y स्केयर 18, देखो इसके फैक्टर बना सकते हैं हम, इसके लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 18 को क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, 2 में 18, 3 3 9, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप सीधा भी कर सकते थे ये। अब ये वर्ग है, उधर जाके बन जाएगा वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस माइनस ले सकते हैं हम, तो y प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पर, इस 2 का नाम का 1 2 आ जाएगा, इन 2 का नाम का 1 2 आ जाएगा, इन 2 का नाम का 1 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया 2 दूनी 4 3 12, तो प्लस माइनस क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो अब हमने ध्यान रखना है यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12 भी है और -12 भी है, ठीक है, ध्यान रखना, +12 भी है और -12 भी है। तो बड़ी संख्या क्या है x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 18, और छोटी संख्या कितनी है 12 भी हो सकती है और -12 भी हो सकती है। तो आप क्या लिखोगे इसके बाद, अतः इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, ठीक है। तो अतः क्या लिखोगे, अतः बड़ी संख्या क्या हो सकती है x 18, ठीक है, छोटी संख्या क्या होगी एक बार 12 हो सकती है, या ठीक है बड़ी संख्या तो 18 ही होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी तो एक वैल्यू है, और छोटी संख्या क्या होगी आपकी, छोटी संख्या -12 होगी। समझा गया बेटा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जब भी वर्ग को वर्गमूल में बदलना है, स्क्वायर रूट में बदलना है, अंडर रूट में बदलना है, तो प्लस माइनस जरूर लिखना है। फिर कई बार क्या होता है माइनस वाली वैल्यू नहीं आती, जैसे इसमें नहीं आ रही थी, क्योंकि x की वैल्यू -10 रखते तो y स्क्वायर -80 आता था, ऋणात्मक हो जाता था, वो असंभव है, तो वो छोड़ देनी है। लेकिन ये नहीं है कि आपने लिखनी ही नहीं है, क्या पता वो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब उससे अधिक होती, तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आपने पहले भी किया हुआ है, एक्सरसाइज जो हमने 4.2 की थी उसमें भी था। इसमें क्या दे रखी है आपको, दूरी दे रखी है। दूरी आपको कितनी दे रखी है इसमें, ठीक है, 360 किलोमीटर दूरी दे रखी है। और आपको पता है एक फार्मूला आपको पता है, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। यहाँ से समय, क्योंकि हमें समय अंतर दे रखा है समय का, तो वही लगेगा फार्मूला दूरी बटे चाल। अब इसको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर हम समय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनमें दोनों में समय का अंतर है। वो कह रहा है कि कितने घंटे लेट पहुंचेगी, कम समय लेगी,
1 घंटा कम समय लेगी। यानी कि पहले का समय निकाल लो पहले वाली चाल से, फिर जब चाल बढ़ गई उस चाल से निकाल लो, दोनों का समय का अंतर कर दो, किसके बराबर आएगा, दोनों का समय 1 घंटे के बराबर आएगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, उसने कहा कि गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल। तो मान लेंगे, माना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो जो कह रखा है पूछना है वही मान लिया करो। रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर, और दूरी आपके पास क्या है भाई 360 किलोमीटर है। तो समय क्या हो जाएगा बेटा, समय अभी फार्मूला लिखा, दूरी बटे चाल। ठीक है बेटा, दूरी कितनी है आपकी 360 और चाल कितनी आ गई, x आ गई। ये आपका क्या आ गया, समय आ गया। अब जो आपकी जो स्पीड है वो कितने किलोमीटर बढ़ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होने पर रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, पहले x किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी और फिर उसमें 5 बढ़ गया तो x + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो दूरी तो वही है, दूरी तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो समय क्या होगा फार्मूला, दूरी बटे चाल। ठीक है, अब दूरी कितनी है आपकी 360 है और चाल कितनी है x + 5 है। ठीक है बेटा, ये आपका ये भी समय। अब प्रश्न अनुसार, ठीक है, अब प्रश्न अनुसार दोनों समय में कितना अंतर है, 1 घंटा कम समय लेती है। अब बताओ ये ज़्यादा समय लेगी या ये लेगी, भाई इसकी स्पीड कम है तो ये कम समय ज़्यादा समय लेगी, और ये क्या लेगी, कम समय, ज़्यादा में से कम घटाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 360 बटे x माइनस 360 बटे x + 5 करेंगे, जो कि यहाँ पर बच्चे बड़े गलती करते हैं, पहले इसमें से माइनस कर देते हैं। बेटा जो ज़्यादा समय लेगी, ज़्यादा समय कौन सी लेगी, जिसकी स्पीड कम होगी वही ज़्यादा समय लेगी, और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो स्पीड समय क्या लेगी, कम लेगी। तो ज़्यादा में से कम घटाने के बाद कितने घंटे लेती है वो, 1 घंटा कम समय लेती है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लो, x + 5, 360 की इससे मल्टीप्लाई, x से x कट गया, 360 की x + 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 360x + 360 की 5 से करेंगे 1800 आएगा। हाँ, माइनस के फिर x + 5 से x + 5 कट गया, x की मल्टीप्लाई कर दो, 360x, ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब देखो 360x से 360x कट गया, ये प्लस का है माइनस का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि क्या आएगा आपका यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई कर दो x² + के 5x, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इधर 1800 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो यानी कि आपका क्या आ गया यहाँ पर, x² + 5x माइनस 1800 = 0। इधर प्लस का है, इसको उठा के इधर ले आ गए, ये माइनस 1800 हो गया। अब 1800 को क्या करेंगे हम, फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमको क्या चाहिए, माइनस 1800 x², इसके 2 टुकड़े बनेंगे, इसमें भी x आएगा, इधर भी x आएगा, प्लस करके कितना चाहिए, +5 चाहिए। अब ध्यान रखना क्योंकि मल्टीप्लाई करके माइनस चाहिए, इसका मतलब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, और प्लस चाहिए जोड़ने पर प्लस चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो बड़े वाला होगा, दोनों संख्या होगी जिसमें बड़े वाला होगा वो क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, अब देखो इसके टुकड़े कैसे करेंगे। देखो बेटा, आप 1800 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, 2, ये 900 आ गया, ये 450 आ गया, 225 आ गया, फिर 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 75 आ गया, 3 से भाग करेंगे 25, फिर 5 पे, 5 एकम 5, 5 ही। अब आपके इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई तो 1800 आए और प्लस करें 5, यानी कि देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर देखो 5 की 5 ये 15, 15 ये 45 ले लो, एक तो 45 ले लो, और एक 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 ले लो। 45 में 40 के कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 40 और 45 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपका क्या आएगा, प्लस के हम 45 ले लेंगे और माइनस के क्या ले लेंगे, 40 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यानी कि ये क्या आ जाएगा, x² + के 45x माइनस 40x माइनस 1800 = 0।
ठीक है। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x प्लस के 45, इन दोनों में से क्या को बनाएगा 40 आएगा, यहाँ आएगा x माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर है तो ये 45 बचेगा आपका, क्योंकि डिवाइड करके देख लेना 0, ये दोनों सेम है। x प्लस 45 कॉमन आ गया, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x प्लस 45 को 0 के ऊपर रख दो, क्योंकि दो संख्याओं की प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो वो दोनों 0 होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 45 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 40। यह असंभव है, क्योंकि वो चाल है, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, यह असंभव है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू माइनस चाल है, चाल ऋणात्मक नहीं होती। तो अतः रेलगाड़ी की चाल पूछी थी, तो अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी है भाई x की, ये जरूर लिखना है लास्ट में, आधा नंबर होता है इसका, आधा या 1 नंबर। ठीक है, तो अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिंपल सा समझा, दोनों में समय निकाला, दोनों का अंतर। मैंने कहा कि ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से करना है, कई बच्चे इसको इससे माइनस कर देते हैं, करते सारा है लेकिन वो उसका आंसर क्या आता है उनका गलत आता है ये, क्योंकि इसके बाद यदि आप यहाँ पर माइनस गलत कर दोगे तो आगे का सारा गलत है, चाहे ठीक कर रखा हो आपने लेकिन वो गलत है। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें से ये माइनस करना है, क्योंकि ये ज़्यादा समय है, ये कम समय। जिसकी स्पीड कम वो ज़्यादा समय लेगी, इसकी स्पीड कम है x है, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये कम समय लेगी। तो ज़्यादा में से कम समय घटा के 1 घंटा का अंतर करना है। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। दो पानी के नल एक साथ एक होज को 9 और 3/8 घंटों में भर सकते हैं। 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हर एक द्वारा मतलब अलग अलग, छोटे व्यास वाला और बड़े व्यास वाले नल को भरने में कितना समय लगेगा ये आपने ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 9 है बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ध्यान से आपने इसको देखना है, इसकी ट्रीटमेंट को देखना है। पहले थोड़ी सी मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस क्वेश्चन से पहले, इन जनरल बातें बात करते हैं। मान लो एक जो नल है एक टंकी को 2 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है? 2 घंटे में भरता है। तो वो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा? आधी भरेगा कि नहीं? जैसे कि हमने क्या किया था, एक काम किया था, वो महिलाएं एक काम को 4 दिन में ख़त्म करती हैं, तो 1 दिन में कितना काम ख़त्म करेगी? 1/4। ऐसे ही ये है, एक नल 4 घंटे में टंकी भरता है तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा? 1/4। 1/4 भाग भरेगा। भाई ये टंकी है, ठीक है, कितने घंटे में भरता है? 4 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी भरेगा? भाई 4 घंटे में, इसका मतलब तो क्या होगा, 1 घंटे में इतनी भरेगा, दूसरे घंटे में इतनी, तीसरे घंटे में इतनी, 4 घंटे में पूरी भर देगा। यानी कि 1 घंटे में कितनी भरेगा? 1/4, दूसरे में भी 1/4, तीसरे में भी 1/4, चौथे में भी 1/4, 1/4, 1/4, 4 बार जोड़ेंगे 4/4। और या ऐसे करो, ये टंकी आपकी ये आधे 1 घंटे में, मान लो ये टंकी 2 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितनी भरेगा? आधी इधर आधी इधर। समझ रहे हो कि नहीं? बस आपने ये ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करना। 1 घंटे का आपने निकालना है। क्या करो, 1 घंटे में ये देख लेंगे कि बड़े वाला नल कितनी टंकी भरता है, 1 घंटे में देख लेंगे छोटे वाला कितनी भरता है, और फिर दोनों को मिला देंगे, दोनों को इकट्ठी छोड़ दिया तो 1 घंटे में कितनी टंकी भर रहा है, दोनों को मिला दिया। और दोनों मिला के कितने घंटे में टंकी भरते हैं? 9 सही 3/8 घंटों में। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी टंकी भरेंगी? अब दोनों मिलकर कितने घंटों में टंकी भरते हैं? कितने घंटों में टंकी भरते हैं? अब मान लो यही है, देखो ये ध्यान से देखो, दोनों मिलकर 9 सही 3/8 घंटों में भरते हैं। यानी कि कितना टाइम है ये? 8 में 72, 75/8 घंटों में। दोनों नल हैं, ठीक है, नल 2 हैं आपके, दोनों नल इसको कितने घंटे में भरते हैं? इतने घंटे में। तो 1 घंटे में दोनों नल कितने भरेंगे? जैसे 1 घंटे में आपने इसका आधा किया, ऐसे ही 1 घंटे में कितने भरेंगे? कितनी भरेंगे? इसका भी उल्टा कर दो, यानी कि 8/75 भाग भरेंगे। कितने भाग भरेंगे? 8/75 भाग वो क्या करेंगे? उस टंकी का भरेंगे।
ठीक है। तो 1 घंटे में निकाल लिया, 1 घंटे में हम वहां से निकाल लेंगे, ये दोनों का है, वहां भी दोनों का निकाल लेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो आपने क्या करना है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट है। माना, ठीक है, अब छोटे व्यास वाला एक बड़े व्यास वाला, बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से, अब डिपेंड किसके ऊपर है, कम व्यास वाले नल पे, तो कम व्यास वाला मानना है पहले। माना कम व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय, होज को भरने में लिया गया समय कितने हैं, हमें मान लेते हैं कि x घंटे हैं। कितने घंटे हैं, x घंटे, हम मान लेते हैं कि x घंटे में उसने भर दिया। ऐसे ही बड़े व्यास वाला, जो बड़े व्यास वाला नल है, बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरने में लिया गया समय, वो क्या करता है, उससे 10 घंटे कम समय लेता है, यानी कि x माइनस 10 घंटे कम समय लेता है, तो माइनस कर दिया। यहाँ तक समझा गया सभी को, ये तो सिंपल है। क्या कहा इसने, बड़े व्यास वाला कम व्यास वाले से 10 घंटे कम लेता है, तो बड़े वाले को, छोटे वाले को x मान लिया, बड़े वाले को क्या मान लिया, x माइनस 10। यहाँ तक समझा गया। अब देखो क्या लिखेंगे, 1 घंटे में छोटे व्यास वाले नल द्वारा, 1 घंटे में छोटे व्यास वाले नल द्वारा होज का भरा भाग, ये लिख लो, होज का भरा भाग, मतलब कितना भरेगा वो, कितना भाग भरेगा वो, इसका उल्टा कर दो, 1/x भाग हो गया। ऐसे ही 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल द्वारा होज का भरा भाग वो कितना होगा, 1/y घंटे में। अब ध्यान रखना है, प्रश्नानुसार, पहले एक ये भी लिख सकते हो, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है आपको, दोनों नलों द्वारा होज को भरने में लिया गया समय, भरने में लिया समय भी लिख सकते हो, लिया गया समय कितना है, 9 सही 3/8, यानी कितना आया था, 75/8 घंटे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, देयरफॉर अब क्या करना है, इसलिए यहाँ 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू, यहाँ उसका उल्टा कर दो, 8/75 कर दिया। बस ये लाइन आपको, सॉरी 1/y नहीं है, सॉरी गलती होगी, 1/y जाए क्या आएगा, x माइनस 10 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, x माइनस 10 आएगा, उसका उल्टा करना है ना। ये लाइन आपको ध्यान से समझनी है बेटा। ये 1 घंटे में कितना भाग बढ़ता है, 1/x, ये 1 घंटे में 1/x माइनस 10, दोनों 1 घंटे में कितना भाग भरेंगे, दोनों को जोड़ दो, और दोनों, ये तो जोड़ दिया इधर, ठीक है, ये तो यहाँ से आ गया। और जो आपको दे रखा है, दोनों नलों द्वारा लिया गया समय कितना है, इतने घंटे हैं, 75/8। 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे वो, 8/75। 1 घंटे में कितना पानी, कितना होज का कितना भाग भरेंगे, उसका उल्टा करना है ना, जैसे इनका उल्टा किया ऐसे इसका उल्टा कर दो दोनों का, तो वैसे समझ आ गया कि नहीं सभी को। बस ये ध्यान से स्टेप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद तो कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो कैलकुलेशन करेंगे हम, एलसीएम लेंगे इधर, ठीक है, एलसीएम लो, क्या आएगा इधर, x माइनस 10, 8/75 ऐसे लिख लो, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 10 की 1 से करेंगे x माइनस 10 प्लस इसकी इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया ये 2x माइनस 10, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 10x, यह आ गया 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 किससे करो तो ये क्या आ जाएगा 8x²
माइनस के 80x इज इक्वल टू, इसकी इससे करो 75 की 2 से करेंगे 150x माइनस 750। ठीक है, तो ये इसको इधर ले आओ, 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 8x² माइनस कितना आ जाएगा 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये आपका क्या बन गया द्विघात समीकरण। अब आपने कोई सी विधि से कर सकते हो, गुणनखंड विधि से करो, यदि आप गुणनखंड बना पाते हो गुणनखंड कर लो। एक काम और कर सकते हो, पहले ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। क्या 4 से भी कट जाते हैं? 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएंगे। 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर 2 से भाग करो तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x², यहाँ क्या आ जाएगा 2 एकम 2 15 115x आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 3 6 2 7 14 2 5 10 375 आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी कौन सी विधि से करते हैं? चलो गुणनखंड विधि से करते हैं, क्योंकि उससे 115 का स्क्वायर करेंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप उससे भी कर सकते हो द्विघाती सूत्र से। अब हम करेंगे इसको गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से, तो इससे पहले इसको साफ करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। बस ये ध्यान रखना, x घंटे ये ले लिया, इसको उल्टा करना है और ये दे रखा है, इन दोनों को जोड़कर इसके उल्टे के बराबर रखना है, उसको फिर आके सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये था हमारे पास क्या था 4x² प्लस 115x प्लस 375, ये माइनस था, प्लस 375 यही था ना, इज इक्वल टू 0। इसको भी साफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 375x² प्लस का, और उनको 2 फैक्टर में जोड़ना है, माइनस 115 चाहिए। अब 375 है, 375 की 4 से गुणा करनी है, सॉरी 4 से तो गुणा की नहीं, 4 से गुणा करो कितना आएगा 4 पंजे 20, 28 और 2 30, 3 4 1500 आ गया। 1500x² चाहिए प्लस का, और प्लस का चाहिए, यानी कि दोनों या तो प्लस के होंगे दोनों माइनस के होंगे, और माइनस के लेने हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस आया हुआ है। तो आप क्या करो, यहाँ पर जो 1500 आए हैं उसको फैक्टर बनाओ, 2 7 14 2 5 10, ये 750 आ गया। 2 पे फिर 2 3 6 375 आ जाएगा ये, फिर ये 3 पे गया 3 125 आ गया, फिर 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे 25, 5 पे 5, 5 से 5, 5 एकम 5। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, टुकड़े बनाएंगे, 2 दूनी 4, 4 और ये 25 ले लो, और ये 15 ले लो। सिंपल है, देखो ये तो हो गया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, और ये क्या हो गया 15, 100 और 15 115, और 100 को 15 से गुणा करेंगे 1500, दोनों माइनस के ले लो, माइनस 100x माइनस के 15। ठीक है बेटा, देखो यहाँ क्या करेंगे 4x² माइनस के, ये माइनस के 100x हो जाएगा, माइनस के ही 15x हो जाएगा, प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 4x कॉमन आ गया, यहाँ x माइनस के 25 बच जाएगा, यहाँ पर भी 15 कॉमन आ गया, x माइनस के भाग करेंगे, देखो 15 दूनी 30, 15 75, ये आ गया दोनों में। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या करेंगे x माइनस 25 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 0 के बराबर आ गया, और 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 25 आ गई बेटा, और x की यहाँ से क्या आएगी 15/4, यानी कि 3.75 आई, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब x की वैल्यू क्या आएगी 3 पॉइंट, पहले ये ले ली मैंने। ठीक है, अब 2 वैल्यू हैं, दोनों में से कौन सी आएगी देखते हैं। देखो जब x की वैल्यू ये है तो छोटे या कम व्यास वाले ये कम व्यास वाला आ गया, कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय आ गया, लिया गया समय कितना आ गया आपका 3.75 घंटे आ गया। ठीक है, और फिर छोटे व्यास वाला क्या आएगा,
बड़े कम ज़्यादा व्यास वाला क्या आ जाएगा, इसमें से आपने 10 घंटे कम करना है। 10 घंटे कम करेंगे तो किस में आएगा, नेगेटिव में। 10 में से 3.75 घटाएंगे, यहाँ आएगा 25, यानी कि 6 माइनस क्या आएगा, यह असंभव है, यह असंभव है। इसलिए x की वैल्यू x 3.75 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये लिख दोगे 3.75 के बराबर नहीं है। अतः यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी फिर, देयरफॉर x बराबर कितना आएगा, 25 लेना है आपने। समझ के 2 आ गए, ये आ गया, तो इसका रीजन देना है कि ये क्यों नहीं लिया, तो इस वजह से, क्योंकि ये माइनस में आ गया, माइनस में थोड़ी घंटे लेगा वो, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये -10 पड़ा है। अब ध्यान रखना है 25, बस आप लिख दो भाई। अतः छोटे व्यास, कम व्यास, ये छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया समय कितना है, 25 घंटे, और बड़े व्यास वाला द्वारा कितना लिया जाएगा, 25 माइनस 10 यानी कि कितने, 15 घंटे। तो क्या क्या आएगी, 15 घंटे और 25 घंटे और 15 घंटे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने समझना है। सबसे पहली बात, हमने मान लिया कि छोटे व्यास वाला x घंटे लेता है, बड़े व्यास वाला x माइनस 10। उसका उल्टा क्यों किया, आपको समझा दिया था। 1 घंटे में कितना भाग भरेगा वो, उसका उल्टा होगा 1/x, वो 1/x माइनस 10। दोनों कितने भरेंगे उनको जोड़ दो, और दोनों को आपको दे भी रखा है 75/8, वो भी 8/75 बराबर लिख देना। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर बेटा 9। अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन है बेटा वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, वो क्वेश्चन नंबर जो आपने 8 किया था वैसा ही है, बस फर्क क्या है, उसमें एक रेलगाड़ी थी, इसमें 2 रेलगाड़ी हैं, एक एक्सप्रेस एक सवारी यानी कि पैसेंजर गाड़ी है। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी की 2 चाल दे रखी थी, मतलब कि एक की तो मान ली थी, एक की कहती थी कि 5 किलोमीटर आधी कर दी। इसमें क्या है, सवारी रेलगाड़ी की पता नहीं है हमें, और एक्सप्रेस की क्या कह रहा है कि सवारी रेलगाड़ी से 11 किलोमीटर अधिक है, मतलब सवारी की मान लेंगे, एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर अधिक है। दोनों में वही काम करेंगे, जैसे वहाँ भी हमने समय निकाला था और उनका अंतर आपको 1 घंटा था, यहाँ भी अंतर आपको 1 घंटा ही दे रखा है। ठीक है, दूरी फिक्स 132 किलोमीटर है। तो आपने क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, बहुत आसान है, समझ रहे हो कि नहीं भाई। ये दूरी है, दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर है। ठीक है, यह लिख लेते हैं, दूरी 132 किलोमीटर। ठीक है, माना किसकी मानेंगे हम, सवारी गाड़ी की चाल मानेंगे। क्यों, सवारी रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि जो एक्सप्रेस है इसके ऊपर डिपेंड है रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, क्या मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, इससे कितनी किलोमीटर अधिक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, x + 11 ज़्यादा हो जाएगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो समय निकालेंगे अलग अलग। सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, समय का क्या फार्मूला होता है बेटा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है आपकी, 132 है, और चाल कितनी है सवारी रेलगाड़ी की, x है। ठीक है, इसकी क्या है आपकी, x है। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा। एक्सप्रेस ने देख लेने कितना टाइम लिया, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा
लिया गया समय, लिया गया समय, ठीक है, लिया समय या लिया गया समय, तो वही फार्मूला है दूरी बटे चाल इसमें भी, लेकिन इसमें ध्यान रखना दूरी कितनी है 132 ही है और चाल कितनी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल लिखनी है, वो कितनी है x + 11। बस प्रश्नानुसार यहाँ पर भी ध्यान रखना है, जिसकी स्पीड कम उसका टाइम ज़्यादा, इसकी स्पीड कम है तो यानी कि 132/x - 132/x + 11 = 1 घंटा, ऐसे लिखना है। यहाँ पर फिर बता रहा हूँ गड़बड़ नहीं करनी है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 था वैसे है, इस कम समय कम स्पीड कम चाल तो समय ज़्यादा, ज़्यादा में से कम समय घटाना है 1 घंटा, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा x + 11, x से x कट गया, 132 की x से इससे गुणा करेंगे दोनों से, तो पहले से कि 132x + 132 11 से गुणा करो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 × 33, 33 और 2 35, 3 हासिल, 11 × 11, 11 और 3 14, माइनस x + 11 से x + 11 कट गया, 132x आ गया = 1। 132x क्या हो गया, कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे करेंगे पहले x² + 11x, जो ये आएगा 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, इधर भी 1 है, इसकी 1 से करेंगे तो 1452 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका क्या आ गया x² + 11x - 1452 = 0। देखो बेटा हमें मल्टीप्लाई और गुणनखंड विधि से करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करके हमें कितना चाहिए, यहाँ लिख लेता हूँ, -1452x² चाहिए, ठीक है। इसके 2 टुकड़े बनेंगे, एक x इधर भी x आएगा, x जोड़ दें पर कितना चाहिए 11x चाहिए, प्लस का वो भी। तो क्या करेंगे यहाँ पर 1452 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से चला जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 2 × 6 = 12, फिर 2 पे 2 × 6, 2 × 12, 2 × 6, ठीक है, 3 पे चला जाएगा, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 3, ठीक है, फिर 11 बजाएगा, 11 11 11 11, ठीक है। अब देखो फैक्टर देखो, 11 दूनी 2 दूनी 4, 4 की 11 से कर दो 44, 44 ये आएगा, 33 यहाँ से ले लेना, 44 में से 33 गए 11, वही आपको क्या करिए चाहिए था। तो क्या आएगा यहाँ पर, प्लस का 44 ले लेंगे हम और माइनस का क्या ले लेंगे 33, भाई दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें नेगेटिव चाहिए ना, तो एक +44 आ गया और -33 आ गया, तो x² प्लस के 44x माइनस के 33x माइनस के 1452 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x + 44 माइनस 33 कॉमन आ गया, x 1452 को 33 से भाग करेंगे तो +44 बचेगा, माइनस है यहाँ प्लस क्यों बचा, क्योंकि बाहर माइनस है, x + 44 बाहर आ गया, x + 44 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया x - 33 = 0। तो यहाँ से x + 44 = 0, ये 0 होगा, x - 33 0 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 33, x की वैल्यू क्या आ गई -44। यह असंभव है क्योंकि ये गाड़ी की चाल है, गाड़ी की चाल ऋणात्मक में नहीं होती, यह है असंभव है, समझ गए। तो इसका मतलब x की वैल्यू 33 है, वो आपने लेनी है, माइनस वाली नहीं लेनी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये साफ कर रहा हूँ मैं। अब आपने क्या करना है, बस अतः सवारी गाड़ी की चाल, औसत चाल है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये मैंने थोड़ा वो कर दिया, औसत चाल है, ये भी औसत है, ठीक है, औसत चाल, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ नहीं लिखना। अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या है कि बेटा, औसत चाल x मानी थी हमने, x की वैल्यू क्या आई 33, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल वो कितनी आएगी बेटा, रेलगाड़ी की औसत चाल 33 + 11, 33 में 11 जोड़ दो तो क्या आएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ जोड़ दिया 33 + 11, ठीक है। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन नंबर 9,
यदि क्वेश्चन नंबर 8 और 10 को आप देखो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने के इनके चांस ज़्यादा है, ठीक है। आप देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। उनकी भुजाएं आपने ज्ञात करनी है। देखो बेटा आपको यहाँ जो लास्ट क्वेश्चन है 11, उसमें आपको दो वर्ग दे रखे हैं, एक ये वर्ग है, एक मान लो दूसरा वर्ग ये है, ठीक है। दो वर्ग दे रखे हैं आपको। इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात योग, क्षेत्रफलों का योग क्या दे रखा है, योग, क्षेत्रफलों का योग आपको दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। उनका योग, क्षेत्रफलों का योग दे रखा है, और इनके परिमापों का अंतर, और परिमापों का अंतर आपको कितना दे रखा है, ध्यान से देखना है। परिमापों का अंतर आपको क्या दे रखा है, 24 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब आपको देखो क्षेत्रफल और वर्ग, ये वर्ग है, उनका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं, पहले उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए तभी निकालते हैं। मान लेते हैं कि जो इसकी वर्ग की भुजा x, पहले वर्ग की x, इसको पहला मानते हैं, और ये दूसरा वर्ग है, तो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा क्या मान लेते हैं, y। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी है आपकी x, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा x का वर्ग, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, y का वर्ग, और वर्ग का परिमाप क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। वर्ग का परिमाप वो क्या होता है, 4 गुना भुजा, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना है, 4x, इसका क्या है 4y, सारी चीज पता लगी। आप जो कहता है वो आपने कर देना है, ठीक है। देखो कितना आसान है, करते हैं। पहले हमने x और y माना, तो क्या करेंगे, माना पहले वर्ग का करते हैं, पहले सारा मान ले, पहले वर्ग की भुजा क्या मान ली, x मीटर, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लो, भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग मीटर स्क्वायर। पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा बेटा, क्या फार्मूला होता है, 4 गुना भुजा यानी कि 4 गुना x यानी कि 4x मीटर हो गया, ठीक है बेटा। ये पहले वर्ग का कर लिया, अब आपने दूसरा कर लो। माना दूसरे वर्ग की भुजा हमने क्या मान ली, y मीटर मान ली, ठीक है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, क्षेत्रफल होगा y का वर्ग मीटर स्क्वायर, भुजा का वर्ग का मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर कर दो इसका, तो क्या आ जाएगा, ये y स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या आएगा, परिमाप वो आएगा 4y, ठीक है। अब प्रश्नानुसार यह करते हैं, चलो ठीक है, ये इसका काम खत्म, ये मैंने आपको समझाने के लिए। तो प्रश्नानुसार जो कहता है वो कर दो। पहले क्या कहा था उसने, प्रश्नानुसार वर्गों क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल कितने, क्षेत्रफलों का योग क्या दे रखा है, क्षेत्रफलों का योग आपको दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 468। इसको पहला समीकरण मान लो, ठीक है। फिर से प्रश्नानुसार करो, क्या है, परिमापों का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है परिमापों का अंतर, देखो अंतर कितना दे रखा है आपको, 24 मीटर, परिमाप का अंतर 24 मीटर यानी कि 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, ठीक है।
अब इन दोनों समीकरणों को इसको सोल्व करेंगे। पहले देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया आपका, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, x माइनस वाई 24/4 यानी क्या आ गया 6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। क्या करो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6 प्लस वाई, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो, 1 में रखने पर ये क्या है, ये रहा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x यानी कि 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ठीक है। इसका स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी वाई स्क्वायर, ये इधर ले आओ माइनस 468 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है बेटा। तो इसको साफ कर देते हैं हम। अब ऐड करेंगे, यहाँ देखो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया, 2y स्क्वायर हो जाएंगे प्लस यहाँ देखो 2 6 12y, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 12y आ जाएगा, माइनस 468 में से 36 घटा देंगे, 8 में माइनस 8 में 6 के 2 3 6 में 3 के 3 432 इक्वल टू 0, ये आ गया आपका, ठीक है। द्विघात समीकरण है, इसका सोल्व करेंगे। मैंने 2 से भाग करने पर मैंने कहा था यदि कॉमन आता हो तो उससे भाग कर दो, 2 से भाग करने पर 2 से भाग कर दो, तो ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 6y, ये क्या आ जाएगा 216 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए 216। अब क्या करते हैं, बहुत सारे हम गुणनखंड विधि से करते हैं, कर लिए हमने। अब द्विघाती सूत्र से करके देखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 6, c की वैल्यू कितनी है माइनस 216, उससे करके देखते हैं। देखो आसान पड़ेगा, गुणनखंड विधि आसान है, द्विघाती सूत्र है, पता लग जाएगा आपको। तो क्या फार्मूला था, x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे कर सकते हैं आप गुणनखंड विधि से, लेकिन मैं इससे कर रहा हूँ। माइनस बी माइनस 6 आ जाएगा प्लस माइनस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1, c कितना है माइनस 216 डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो क्या आ गया माइनस 6 प्लस माइनस ये क्या आएगा 36 प्लस 216 की 4 से करो 64 864 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 प्लस माइनस ये क्या आ गया 900 डिवाइड बाई 2, 900 का वर्गमूल क्या होता है भाई, देखो 2 जीरो के नाम की एक जीरो आती है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 30 आ गया, यानी क्या बच गया ये -6 प्लस माइनस 30 आ गया डिवाइड बाई 2। ये किसकी वैल्यू आई है, y की है भाई, ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू आई है आपकी y की वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार प्लस लिख देंगे एक बार माइनस, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा -6 प्लस 30/2 कोमा एक बार माइनस लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर ठीक है, ये हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 24/2 और एक y की वैल्यू क्या आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई -36/2 यानी कि -18। यह असंभव है क्योंकि ये वर्ग की भुजा है ना बेटा, यह असंभव है। अब वर्ग की भुजा माइनस में नहीं हो सकती, यहाँ से क्या होगा y की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, ठीक है, ये हो सकती है। y क्या था, y से अब x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या करोगे समीकरण 2 से क्या आएगा x प्लस 6 प्लस y था, y की वैल्यू 12 आ गई यानी क्या आ गई 18 आ गई, ठीक है। तो दोनों वर्गों की भुजा आ गई, पहले वर्ग की भुजा, अतः पहले वर्ग की भुजा
x मानी थी यानी कि 18 मीटर आ गई। दूसरे वर्ग की भुजा क्या मानी थी y, वो कितनी आ गई आपकी 12 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 खत्म होती है। आशा है कि आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 4.4, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। वास्तविक मूल है कि नहीं, यही है, द्विघाती सूत्र वाली है, b² - 4ac के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखते रहिए गणित जगत चैनल।